Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। तो नेटवर्किंग के इस वीडियो में मेरे ख्याल से ये डेटा लिंक लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो लेयर 2 की बात कर रहे हैं अपन, जिसको हम लोग लिंक लेयर भी बोलते हैं मोस्ट कॉमनली हम लोग उसको लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर दोनों बोल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में। हमने पहले ये चूज़ किया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हमने पहले पढ़ चुका है। मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए थे इसके, हमने डिस्कस किया डिटेल में CSMA को, एलोहा को डिस्कस किया और काफ़ी सारे होते हैं जिसको आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे एक स्पेशल एड्रेस के बारे में जो हम लोग यूज़ करते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर में, डेटा लिंक लेयर में। इस एड्रेस का नाम है, जिसको आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस और काफ़ी लोग बोलते हैं इसको हार्डवेयर एड्रेस, और आप जानते होंगे शायद इसे मैक एड्रेस के नाम से। इसके काफ़ी सारे नाम है लेकिन ये बेसिक 3 नाम है इसके। और इस एड्रेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। एक्चुअल में ये काम क्यों आती है और क्या इसका फॉर्मेट होता है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, हम लोग नेटवर्किंग में कैसे अप्लाई करते हैं इसको, सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर पे पूरा काम होता है एड्रेसिंग का मैक एड्रेस के थ्रू। और मैंने ये भी बताया था कि नोड टू नोड डिलीवरी करता है डेटा लिंक लेयर। तो नोड टू नोड मेरे को अपने नेक्स्ट नोड में, मेरा जो पाथ है, सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो पाथ है, मेरे उस पाथ में जो मेरा नेक्स्ट नोड होगा जहां पर मैं अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वो जज करता है मैक एड्रेस। और वो कैसे करता है उसके बारे में हम लोग डायग्राम से देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर, यहाँ पर हम लोग IP की बात करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है। लेकिन IP तो बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर होता है मैक एड्रेस के थ्रू। एक्चुअल रियलिटी में होता है, हार्डवेयर लेवल पे होता है मैक एड्रेस के थ्रू। तो मैक एड्रेस क्या होती है, एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर है जो 48 बिट का होता है। अब 48 बिट कितना होता है, 6 बाइट्स का एक हार्डवेयर नंबर है, एम्बेडेड इनटू नेटवर्क कार्ड। ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड पे आप फोकस करो कि ये हार्डवेयर में पहले से मैन्युफैक्चर्ड है, पहले से वो कोड करके दी है। आपका जो मैन्युफैक्चरर है, आपके जो हार्डवेयर का, जो NIC का, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मैन्युफैक्चरर है, उसने आपको कोड करके दिया है ये मैक एड्रेस। तो जब उसमें मैनुअली उसने लिंक करके दे दिया है, तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े ऊपर के लेवल तक आप ये भी बोलते हो कि मैं मैक्स स्पूफिंग कर लेता हूँ, लेकिन मैक्स स्पूफिंग एक्चुअल में होती नहीं है। एक्चुअल में वो स्पूफिंग होती है, एक छलावा होता है एक टाइप का। आप एक जो अपनी एक्चुअल जो एड्रेस है उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हो, तो वो जो सामने वाले को आपकी ऊपर वाली मैक एड्रेस दिखती है, लेकिन नीचे में वही होती है रियल वाली। और ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लिंक के लिए यूनिक होती है, ये लिंक पे बेस्ड होती है। जैसे आपका राउटर होता है ना, राउटर पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं, वो बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, तो हर नेटवर्क के लिए उसके पास अलग मैक एड्रेस होती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड यूनिक होती है। यूनिक किस लिए होती है, किसके लिए होती है, ये नोड्स के लिए होती है। जो आपका होस्ट है, जो आपका PC है, जो आपका प्रिंटर है, या जो भी एक ऐसा नोड है या जो एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन का, एक लिंक का जो एंड पॉइंट है, उसके लिए ये यूनिक होती है। आपके PC में अगर एक NIC है तो आपके PC का मैक एड्रेस एक ही होगा और वो यूनिक होगा। अगर मल्टीपल NIC डाल दिया आपने तो उतनी ही मैक एड्रेस आपके सिस्टम पे रहेगी, क्योंकि ये NIC से इंटरफेस्ड होती है, NIC पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यही है हमारा मैक एड्रेस का इंट्रोडक्शन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है मैक एड्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेट क्या होता है मैक एड्रेस का। इसका फॉर्मेट होता है, ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है। IP एड्रेस क्या था, वो डेसिमल नंबर था। ये जो मैक एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है, 0 से लेके F तक इसके डिजिट्स होते हैं। और ये 12 डिजिट का होता है, 6 बाइट में 12 डिजिट्स होते हैं। आप ये सोच के देखो कि 48 बिट का होता है, उसमें 12 डिजिट होते हैं, तो एक डिजिट 4 बिट लेता है। तो एक डिजिट यहाँ पर 4 बिट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हेक्साडेसिमल को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कम में नहीं कर सकते, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं, 2 टू पावर 4 16 तो आपको चाहिए ही। ठीक है, और पहले के जो 6 डिजिट हैं, जो कॉलन से सेपरेटेड होता है ना, ये जो मैक एड्रेस है, इसको आप कॉलन से सेपरेट करो या डैश से करो, मोस्ट कॉमनली इसको कॉलन से करते हैं। पहले के 2 डिजिट, फिर कॉलन के बाद 2 डिजिट, ऐसे करके 2-2 डिजिट का पेयर बनता है, फिर कॉलन आता है।
ये जो पहले के 6 डिजिट्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपका NIC है वो किसने मैन्युफैक्चर किया है, मतलब वो इंटेल है, सिस्को है, कौन, मतलब क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, पहले के 6 डिजिट्स। तो ये मतलब ये कॉमन होता है, काफ़ी लोगों का कॉमन होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैन्युफैक्चरर सेम हो सकते हैं, और ये IEEE के द्वारा असाइंड होता है। ये जो आइडेंटिफायर है ना, ये पहले के 6 डिजिट जो भी है ये IEEE डिसाइड करता है, जो गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद राइट मोस्ट के जो 6 डिजिट हैं जो बचे हुए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को, मतलब आपका जो कंट्रोलर है उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, वो 6 डिजिट का होगा, मतलब पहले के 6 डिजिट मैन्युफैक्चरर के, फिर उसके बाद आपका पर्टिकुलर जो आपका कंट्रोलर है उसके लिए यूनिक होगा। तो जैसे हमने IP में देखा था कि नेटवर्क पार्ट होता है और होस्ट पार्ट होता है, कुछ ऐसा ही है ये भी, कि पहले का जो नेटवर्क पार्ट है उसको आप बोलो कि ये OU वाला है, OUI, जो सेम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट का 6 होगा वो यूनिक रहेगा हर किसी के लिए। ये भी मैन्युफैक्चरर द्वारा ही असाइन किया जाता है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, ये हम सबको पता है कि ये हेक्साडेसिमल है, तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लेयर एड्रेस। यहाँ पर मैंने फिर से बोला कि डेटा लिंक लेयर को लिंक लेयर भी बोलते हैं और मैक एड्रेस को लिंक लेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप की होती हैं। पहले मैंने बताया था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैक एड्रेस के केस में यूनिकास्ट में क्या होता है कि सेम कन्वेंशनल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, पूरा मैक एड्रेस वही है ये, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें एक टेक्निकल पार्ट ये होता है कि पहला जो बाइट है उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 होना चाहिए, तभी वो यूनिकास्ट होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो कि A2 में क्या होता है 0010 होता है, तो जो लास्ट का जो बिट है वो 0 है, तो इसलिए वो यूनिकास्ट है। और मल्टीकास्ट में क्या होता है, यही चीज़ होती है, मल्टीकास्ट में उल्टा होता है, मतलब पहले के 8 बिट्स में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ पर 7 है, 7 क्या होता है 0 1 1 1, तो लास्ट का 1 है, तो इसलिए ये मल्टीकास्ट होता है। मल्टीकास्ट का मतलब कि एक नोड से बहुत सारे नोड्स में आप भेज रहे हो जो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, सारे में नहीं, बहुत सारे में भेज रहे हो आप। और यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 होता है, मतलब एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, सिंपल सा है कि सबको भेज दो, बहुत ही बड़ा डोमेन होता है इसका, सारे बिट्स यहाँ पर 1 होते हैं, सारे बिट्स सेट होते हैं, तो पूरा F सब पूरा जगह। सबसे सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। तो ये 3 टाइप की एड्रेस होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर कोई पूछ देगा MCQ वगैरह में तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्टेट्स के बारे में। ऑक्टेट्स कुछ नहीं है, जो 2 डिजिट का पेयर है ना, एक कॉलन से सेपरेटेड होता है, वो 2 डिजिट का पेयर जो 2 कॉलम्स के बीच में होता है वो एक ऑक्टेट होता है, मतलब एक बाइट मतलब एक ऑक्टेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑक्टेट्स हैं, 6 बाइट्स होते हैं। पहला जो ऑक्टेट होता है सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट, उसके जो 8 बिट्स हैं वहाँ पर देखो मैंने वही बताया कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है यूनिकास्ट 0 होना चाहिए, उसके लिए B0 में 0 होना चाहिए, तभी वो यूनिकास्ट होगा। 1 के लिए वहाँ पर मल्टीकास्ट होगा, अगर वो 1 हुआ तो B0, अगर 1 हुआ तो मल्टीकास्ट होगा। फिर उसका जो आगे वाला है B1, उसमें अगर 0 होता है तो ये ग्लोबली यूनिक एड्रेस है, और अगर 1 होगा तो लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस है। इसको समझने के लिए आपको आगे के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर। तो पहले के 3 ऑक्टेट्स हैं हमारे पास OUI के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। फिर जो बाद के 3 है वो NIC का स्पेसिफिक होता है, आपका अलग होगा, फिर आपके बाजू वाले का अलग होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मल्टीपल लोगों के यहाँ पर मैन्युफैक्चरर सेम हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि एक मतलब यहाँ पर लगभग 24 बिट्स दिए हुए हैं मैन्युफैक्चरर के पार्ट को, मतलब 2 to the power 24 मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं दुनिया में, और एक मैन्युफैक्चरर 2 to the power 24 NIC बना सकता है यूनिकली। तो ये इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरर को इतने मैक्सिमम NIC बनाने हैं, और बहुत सारे मतलब दुनिया भर के जितने भी यूनिक मैन्युफैक्चरर होंगे वो 2 to the power 24 होंगे। तो करंट एड्रेस स्पेस में ये हमारा एलोकेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाते हैं मैक एड्रेस के बारे में कि इसका काम एक्चुअल में आता कहाँ है, ट्रांसफर में, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है इसमें। यहाँ पर देखो कि एक एलिस है ऊपर और नीचे बॉब है। अब एलिस को बॉब को मैसेज भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं, जो शेडेड रीजन है ना उसको आप लिंक समझ लो कि लिंक 1 में एलिस है, लिंक 2 में कोई दूसरे राउटर्स हैं, और लिंक 3 में बॉब है। 3 लिंक्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो N है, N1 N2 N3 N4 ये सब, ये नेटवर्क एड्रेस है, मतलब IP एड्रेस है, ठीक है। सारे N's मतलब IP एड्रेस है। तो हर होस्ट का एक IP एड्रेस होगा और एक लिंक लेयर एड्रेस होगा, जो मैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो L मतलब L1 L2 ये सब जो है लिंक लेयर एड्रेस है, और N1 N2 ये सब IP एड्रेस है, तो दोनों साथ में काम में आएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक फ्रेम सेंड करना है एलिस से बॉब की तरफ। तो एलिस क्या करेगा या एलिस क्या करेगी, वो जो फ्रेम है उसमें पैकेट मतलब कैसे फ्रेम करेगी वो, उसमें तो उसको एड्रेस डालना पड़ेगा ना, बॉब का एड्रेस डालना पड़ेगा, खुद का डालना पड़ेगा, कैसे पता करेगी। सबसे पहले तो उसको बॉब का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। बॉब दूसरे नेटवर्क में है, एलिस के नेटवर्क में नहीं है, तो बॉब का उसको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेगी वो, डीएनएस से सिंपल, डीएनएस से उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा बॉब का। अब उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेम में जो पेलोड पार्ट होता है ना, लिंक लेयर के फ्रेम में जो पेलोड पार्ट होता है उसमें डेस्टिनेशन और सोर्स आईपी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो देखो सोर्स आईपी है वो N1 है जो एलिस की है क्योंकि एलिस भेज रही है, और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो बॉब की है क्योंकि वो बॉब को भेज रही है। तो N1 N8 आ गया, फिर डेटा आ गया उसके अंदर। तो फ्रेम में अब मेरे को यहाँ पर पेलोड पार्ट में पूरा काम हो गया, लेकिन अब मेरे को लिंक लेयर एड्रेस भी तो डालनी है, मतलब एलिस की डालनी है। और फिर डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि डेस्टिनेशन मैक क्या होना चाहिए, क्या वो बॉब का होगा, किसका होगा। बॉब का नहीं हो सकता क्योंकि बॉब का मैक एड्रेस एलिस को पता ही नहीं है क्योंकि वो उसके नेटवर्क में है ही नहीं। तो यहाँ पर एक फ्रेम मैं कैसे भेजूंगा बॉब को अगर मेरे को मैक पता ही नहीं है उसका। तो मैक मेरे को किसका पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि मैक में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे नोड टू नोड डिलीवरी होती है। तो नोड टू नोड मतलब यहाँ पर नेक्स्ट नोड क्या है पाथ में, एलिस के लिए नेक्स्ट नोड क्या है, R1। अब R1 पे ध्यान दो, यहाँ पर R1 एक राउटर है। राउटर में जो इंटरफेस एलिस से कनेक्टेड है, मतलब राउटर के बहुत सारे इंटरफेस होते हैं ना, तो हर इंटरफेस से वो अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो हर इंटरफेस के लिए राउटर के पास अलग अलग पेयर ऑफ एड्रेस होंगी, जितने लिंक्स होंगे उतनी पेयर ऑफ एड्रेस होगी। तो यहाँ पर N2 L2 भी R1 का है, N3 L3 भी R1 का है, और N4 L4 भी R1 का ही है क्योंकि उसके पास 3 लिंक्स हैं, ठीक है। अब एलिस के थ्रू वो किससे कनेक्टेड है, N2 और L2 से। तो एलिस को R1 का L2 पता है, R1 का लिंक लेयर एड्रेस एस L2 पता है, तो वो डेस्टिनेशन में L2 डालेगी क्योंकि उसका जो नेक्स्ट नोड है पाथ में वो उसको फॉरवर्ड करना है उसको। तो एलिस क्या करेगी, L2 को ट्रांसफ़र कर देगी अपना फ्रेम। तो अब R1 के पास उसका एलिस का फ्रेम पहुंच गया। अब R1 ने देखा कि जो मतलब उसने पैकेट को पहले मतलब डिसअसेंबल किया, मतलब उसने फ्रेम को खोला, फिर उसने चेक किया कि उसका जो आईपी है वो क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसका नहीं निकला। तो अब वो समझ गया कि ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। अब वो क्या करेगा कि वो आगे फॉरवर्ड करेगा, किसको करेगा, R2 को करेगा। नीचे आप देखो कि R1 जो है वो R2 से कनेक्टेड है यहाँ पे, और R2 के कौन से इंटरफेस से, जहाँ पर N5 और L5 है। तो अब R1 क्या करेगा कि जो डेस्टिनेशन मैक है उसको चेंज करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को चेंज करेगा। वो क्या करेगा, सोर्स मैक में अपना मैक डालेगा, ठीक है। उसका मैक क्या था, L4 था, L2 नहीं था क्योंकि वो N4 L4 से कनेक्टेड है R2 से, तो इसलिए वो L4 डालेगा। और उसके बाद क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक में डालेगा R2 का L5। तो L5 L4 आ गया यहाँ पे, और वो फॉरवर्ड कर देगा R2 पे। ऐसे वो फॉरवर्ड करता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक ध्यान देना कि N1 और N8 चेंज नहीं हुआ है, IPs चेंज नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ मैक चेंज हुआ है यहाँ पे। अब R2 के पास पैकेट पहुँचा। अब R2 ने भी देखा कि जो डेस्टिनेशन IP है वो उसकी नहीं है, तो समझ गया कि वो उसके लिए पैकेट नहीं है, तो आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसको। अब वो क्या करेगा कि आगे फॉरवर्ड करने के लिए उसको पता है अब R2 क्या है, R2 कनेक्टेड है बॉब से, R2 के पास बॉब का मैक एड्रेस होगा क्योंकि वो कनेक्टेड है उससे, वो उसी के नेटवर्क पे है। और मैक उसको कैसे पता चलता है, ARP के थ्रू, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि R2 को पता है बॉब का मैक एड्रेस। तो अब क्या करेगा, R2 डायरेक्टली डालेगा बॉब का मैक एड्रेस जो है L8, और सोर्स में क्या डालेगा, अब वो L7 डालेगा, L5 नहीं डालेगा क्योंकि वो L7 से कनेक्टेड है बॉब पे। तो L7 सोर्स में आ गया और L8 आ गया डेस्टिनेशन पे। तो ये फाइनल फ्रेम बना हमारा, और उसने फॉरवर्ड कर दिया बॉब को। अब बॉब ने चेक किया यहाँ पे कि पहले तो उसने पूरा जो ईथरनेट का फ्रेम है उसको खोला, फिर उसके अंदर जो पेलोड है उसको खोला, फिर उसमें से देखा कि डेस्टिनेशन IP क्या है। अब N8 मैच हो गया यहाँ पर, बॉब का जो IP है वो N8 है, और जो फ्रेम में जो पेलोड में जो IP था वो भी N8 है, तो दोनों मैच हो गए। अब उसको पता चल गया कि ये पैकेट है मेरे लिए है, तो उसको एप्लीकेशन लेयर पे भेज देगा वो। तो ऐसे डेटा ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर पूरे कम्युनिकेशन में। आप ये ध्यान देना कि क्या क्या चेंज हुआ है हर नोड पे, मतलब जहाँ जहाँ भी फॉरवर्डिंग हो रही है हर नोड पे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक चेंज हो रहा है, ठीक है। एलिस में हुआ, R1 में हुआ, R2 में हुआ, हर किसी में चेंज हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट द जर्नी आईपी एड्रेस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पर पूरी जर्नी में आईपीज चेंज नहीं होती हैं अनलेस वहाँ पर कोई नेटवर्क लेयर का एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि नेट, वो अगर नहीं लगा हुआ है तो पूरी डेस्टिनेशन पे, पूरे जर्नी पे कुछ चेंज नहीं होगा नेटवर्क लेयर पे, लेकिन सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक दोनों चेंज हो रहा है हर जर्नी पे। तो ऐसे काम करता है भाई, जो मैंने बोला था नोड टू नोड डिलीवरी ऐसी होती है, मैक का काम यही होता है। एक्चुअल में जो ट्रांसफर हो रहा है वो मैक के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन आईपी क्या बता रही है कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, वो आईपी बता रही है। बाकी पूरा फॉरवर्डिंग का काम है मैक का। तो ऐसे ही काम करता है मैक एड्रेस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये एक और डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको फॉर्मेट इथरनेट फ्रेम का, तो कुछ ऐसा ही होता है कि ट्रेलर होता है, फिर हेडर होता है, हेडर में होती है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस के यहाँ पर 10 है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 87। तो दोनों क्या है, एक ही लिंक से कनेक्टेड है, दोनों सेम नेटवर्क पे है, तो डायरेक्टली वो सेंड कर सकता है 87 पे, फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये शेयर्ड मीडियम है। आजकल ये यूज़ नहीं होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, लेकिन पहले यूज़ होता था। ये जो शेयर्ड मीडियम है इसको हम लोग बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था, CSMA CD यूज़ होता था, तो इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली सेंड कर पा रहा है। लेकिन आज की दुनिया में ये यूज़ नहीं होता है। जो काम है आज की दुनिया में वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है, जो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको मैक समझ में आया होगा इजीली। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, प्लीज़ मैक को इग्नोर मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू पूरा बेस्ड है हमारा जो नेटवर्क का एक्चुअल में जो फॉरवर्डिंग है, जो एक्चुअल में ट्रांसमिशन है एक नोड से दूसरे नोड में, मैक से ही होता है। तो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और सपोर्ट करें, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।